तो आज हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कुछ फर्दर टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग एक बार फिर से एनालॉजी को क्लियर करके चलेंगे और फिर हम लोग कुछ आगे के स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, तो आज का टारगेट हमारा एनालॉजी देन MY मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ढंग से सुनना, ध्यान से समझना। सुनो बेटा, अब तक तुमने जो पहली चीज़ें पढ़ी है उनको हम लोग कुछ नए टॉपिक्स में स्विच करने की कोशिश करेंगे। पुराने फार्मूलों से कुछ नए फार्मूले लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो इनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज़, अच्छे से सुनना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंडीशंस थी, उनको बेटा आप लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में स्विच कर दिया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन ले रहा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना। लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान देना बेटा अच्छे से। लीनियर एक्सेलरेशन, इसकी जगह किसने लिया बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। नो टेंशन, ओके, ध्यान से सुनना बेटा। सपोज बेटा ये डिस्क है, डिस्क का एक सेंटर है, सेंटर से इसका रोटेशनल एक्सिस पास हो रहा है और ये आप लोगों ने इस पर एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। इस रेडियस पर आप लोगों ने रैंडमली कुछ पॉइंट्स मार्क किए था, A, B, C। रोटेशनल एक्सिस कैसा है? पासिंग फ्रॉम सेंटर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये डिस्क रेगुलरली रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा कुछ टाइम में ये जो रेडियस थी बेटा ABC, ये लाइन किसी अदर लोकेशन पर पहुंची, तो C की अप्रोच हुई C डैश पर, B की अप्रोच हुई बेटा पॉइंट B डैश, और A की अप्रोच हो गई A डैश। ठीक है बेटा, इस अप्रोच में जो टाइम लगा हो कितना है? सपोज dt। ठीक है, एंगल कवर किया हो कितना है? सपोज d थीटा। और आप खुद सोचिए, मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए ABC, इनकी जगह मैं कितने भी पॉइंट्स मार्क करता है इस बॉडी में, ठीक है ना, आगे E, F, G, H कुछ भी मार्क करता है बेटा, मैं कोई भी पॉइंट में मार्क करता हूँ, तो जितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं इस बॉडी पर, उन सब का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेगा या नहीं रहेगा? बताइए, कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट जो अपने किसी पर्टिकुलर वेल डिफाइंड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, तो उस बॉडी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस बॉडी पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन सब का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल ही होगा। याद रखिएगा, एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, उस पर आप कोई भी XYZ कोई भी पॉइंट लीजिए बच्चों, उसका एक वेल डिफाइंड एक्सिस होगा, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी रोटेट करेगी। तो याद रखिएगा, उस बॉडी का हर एक पॉइंट सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम एंगुलर वेलोसिटी और सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से रिवॉल्व। हाँ जी, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा। अब अगर लीनियर वैल्यूज़ की बात करें, तो बेटा जैसे जैसे आप लोग पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेंगे, ठीक है, रोटेशनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जैसे पॉइंट की लोकेशन, जो पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं, जो भी लोकेट किए, उनकी अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो उसके साथ साथ उनकी लीनियर वैल्यूज़ में डिफरेंसेस आएंगे। आप खुद देखिए बेटा, फॉर्मूला बेस आप लोग इजीली अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है, उस पर हम लोग बात करते हैं। एक बार ध्यान देना, ढंग से सुनना बेटा अच्छे से। देखो सुनो, अच्छे से समझना बेटा। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दिक्कत वाले नहीं आदमी। तो लीनियर वेलोसिटी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हो जाएगा इजीली लर्न, कोई दिक्कत तो नहीं। लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यस नो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं था। इसी सीक्वेंस में v और ओमेगा का डायरेक्ट रिलेशन ले अपन, तो v इज इक्वल टू ओमेगा, a इज इक्वल टू अल्फा आर। आप कुछ सोचिए बेटा, यहाँ पर स्मॉल r क्या है, देखो v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, a लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। r क्या है, r को नॉर्मली आप रेडियस ले लेते हैं, लेकिन r को आप बोलिए डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, जो भी रोटेशनल एक्सिस है उससे डिस्टेंस। अब मान लीजिए पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए के लिए रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होगा, बी के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, सी के लिए और ज़्यादा होगा। मानते हो नहीं मानते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ देखिए, जिसके लिए आर ज़्यादा है उसके लिए जो लीनियर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, लीनियर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। रोटेशनल एक्सिस से आप जितना दूर होंगे लीनियर वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होगी। तो डन, ओके। लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज ही होगा। रोटेशनल एक्सिस डिस्टेंस जितना कम है, पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, कवर डिस्प्लेसमेंट, ये सब के सब डिक्रीज ही होंगे। बोलो क्लियर है? और बेसिक सी बात है दिमाग में अपने होनी चाहिए, ठीक, तो टेंशन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा और आगे चले, तो जो फोर्स है वो रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क जिसका सिंबल टाउ है, इसका फोर्स साथ रिलेशन होगा था आर एफ साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में दे तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट। रोटेशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, रोटेशन एक्सिस अगर मान लीजिए पॉइंट ऊपर है, तो आपने बॉडी पर जो भी पॉइंट दिया, बॉडी पर जो भी पॉइंट दिया उस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, और उसको ज्वाइन करने के लिए रोटेशन एक्सिस से पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, उसमें होगा थीटा एंगल, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल, इन केस अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और ये उसका रोटेशनल एक्सिस है बच्चों, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये तो रोटेशनल एक्सिस हो गया, इसके रेस्पेक्ट में बॉडी रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, ध्यान दे रहे हो। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई किया, सपोज इस डायरेक्शन में ये फोर्स, और इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो यहाँ पर आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, याद रखिएगा। इसको आप चाहें तो इस तरह भी शो कर सकते हैं, ये है एंगल थीटा। तो जो ये रोटेशनल एक्सिस से फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इस तरह मैनेज कर सकते हो, याद रखिएगा। इसी सीक्वेंस में अगर हम लोग चले, ध्यान दीजिए, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है P, इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को तो J से भी शो करते हैं, L से भी शो किया जाता है, ठीक है। J से भी शो कर सकते हो, L से भी शो कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। जनरली केमिस्ट्री पार्ट में अपन एल से शो करते हो, बाकी कहीं भी शो करें, अब जे आए दोनों ही अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगुलर मोमेंटम ये होगा बेटा आर पी साइन थीटा, जैसे आर एफ साइन थीटा था बेटा आर पी साइन थीटा, याद रख लोगे। आर क्रॉस पी, सेम डायग्राम और सेम फिजिकल सिचुएशन अगर आप यूज करें, बेटा जहाँ फोर्स था ना उसकी जगह बस लीनियर मोमेंटम कर दो, बाकी सारा सेटलमेंट वही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ फोर्स आप है ना एफ वेक्टर इसलिए पी वेक्टर कर देंगे, बाकी सारा सेटअप वही तैयार है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका हाँ बेटे, फिर आपने पढ़ा मास,
बेटा मास को आप जनरली इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। अगर बेटा बॉडी का मास ज़्यादा याद कीजिए, इनर्शिया भी ज़्यादा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया का मीनिंग समझते हो ना? इनर्शिया एक टेंडेंसी है बॉडी की, वो क्या करती है टेंडेंसी, वो टेंडेंसी सिस्टम या बॉडी या ऑब्जेक्ट के फिजिकल स्टेट में वेरिएशन को अपोज करने की कोशिश करती है। मतलब अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में ही अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती है, चलने का अपोज करती है। कौन? इनर्शिया। और अगर बॉडी चल रही है तो चलने की ही कोशिश करेगी, स्टॉप होने की कोशिश नहीं करेगी, स्टॉप होने का अपोज करेगी, इसे भी इनर्शिया ही बोलते हैं। तो इनर्शिया एक बिहेवियर, एक टेंडेंसी है और वो मास का रिप्रेजेंटेटिव है। मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इनर्शिया जो है मतलब मास वो चेंज हो जाएगा MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किससे शो करते हैं? कैपिटलाइज है। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है mr²। बाकी टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशन चेंजेस आते रहेंगे फॉर्मूले में। बाकी बेसिक प्लेटफॉर्म होता है mr²। m या बॉडी की मास को शो करता है और r डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हाँ जी ये कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, चलो सुनो ध्यान दो बेटे, ये इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं इनमें कुछ रिलेशन और कंडीशंस की बात करूं, ध्यान देना, ढंग से सुनना। ना फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का रिप्लेसमेंट कौन आ गया? टॉर्क। मास इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन याद जाएगा तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का रिप्लेसमेंट एंगुलर मोमेंटम, मास इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी। यस, फिर ध्यान देना अच्छे से। लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², हाफ mv²। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵²। तो एक्सक्यूज टेंशन तो नहीं? ओके, याद कीजिए applied external force on system is equal to rate of change of linear momentum with respect to time। याद है क्या? कोई समस्या नहीं? applied external torque is directly proportional to rate of change of angular momentum with respect to time। F is equal to dp by dt और tau is equal to dj by dt। बताइए कोई दिक्कत, कोई उलझन नहीं दिमाग में, कोई परेशानी, टेंशन नहीं? जो इसी सीक्वेंस थोड़ा और आगे चलते हैं, ध्यान देना, ढंग से सुनना। सुनिए तो बच्चों, ये जो बातें आप लोगों ने की इन्हीं से थोड़ा और आगे चलें। न्यूमेरिकल व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर में, वो होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। जैसे आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो NLM में पढ़ा है और उसका यूज़ भी काफ़ी जगह किया है आप लोगों ने। वैसे ही रोटेशन के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। बेसिक है, बहुत सिंपल है, दिमाग में बना। इसको यूज़ भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बात करें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, इसी के पैरेलल में लेके चलूँगा बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो याद कीजिए आप लोगों ने पढ़ा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू dp by dt। तो यहाँ पर ये फोर्स कौन सा होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्लियर है ना? NLM में आप इस बात पर फोकस कर चुके हो, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसी तरह से बेटा यहाँ पर टॉर्क की बात हो जाएगी तो dj by dt। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना है बच्चों? 0, तो dp by dt कितना हो गया बच्चों? 0। अगर किसी भी वैल्यू में रेट ऑफ चेंज 0 है तो इसका मतलब वैल्यू पर्टिकुलर कैसी है? कंजर्व।
लीनियर मोमेंटम कैसा हो गया बेटा? कंजर्व। तो दिक्कत इसे आप P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल फॉर्म में दे सकते हैं। P इनिशियल सपोज M1 V1, P फाइनल M2 V2। एप्लीकेशन जैसी मैनेज हो वैसा कर सकते हैं आप, ठीक है। जो भी कंडीशन आपको गिवन है, फिजिकल स्टेट गिवन है, कोई सिस्टम गिवन है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स का एक बंच गिवन है, जो भी हो उसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो जब रोटेशन की बात होती है तो ये फॉर्मूला आ जाता है टॉर्क इज इक्वल डी जे अपॉन डी टी। तो इनकेस अगर बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, जैसे आप फोर्स जीरो था ना, मतलब टॉर्क जीरो कर दे। इनकेस अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो था, ये एक्सटर्नल टॉर्क की बात हो रही है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है बच्चों, तो डी जे बाई डी टी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जे या एल जो भी आप देना चाहें कंजर्व रहेगा बेटा। इसी को हम कह सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा बेटा हमारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जे का रिलेशन क्या था? याद है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 दे सकते हैं क्या? तो ये कुछ और कंडीशन है। आइए, पर जैसे इनर्शिया होता है उसी का रिप्लेसमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इनर्शिया काम करता है लीनियर मोशन के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है एंगुलर मोशन के लिए। इनर्शिया क्या कहता है? बॉडी इज इन रेस्ट देन इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, बॉडी इज इन रनिंग कंडीशन और स्ट्रेट लाइन कंडीशन और लीनियर मोशन, देन इट वांट्स टू बी रेगुलरली इन मोशन अप टू एंड अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन सिस्टम। अब ना इसी का रिप्लेसमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट कंडीशन में रेस्ट में रहेगी। और अगर बॉडी रेगुलरली रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, तो रेगुलर रोटेट ही करेगी जब तक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना करे। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक थीम है, यही पैटर्न है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया का रिप्लेसमेंट है। इनर्शिया काम करता है लीनियर मोशन में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ जी, इनकी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम की बात करें, रोटेशन एक्सिस और यहाँ पर एक मास बॉडी ले ली m, रोटेशन एक्सिस से ये जो मास बॉडी है इसकी डिस्टेंस क्या ले ली बेटा r, मतलब पाथ की रेडियस क्या हो गई r। और अगर अब इस रोटेशनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल रेगुलर रिवॉल्व कर रहा है, जिसमें बेटा आप लोगों ने एक स्टोन लिया, थ्रेड से कनेक्ट किया, आपने अपने हाथ से उसे लिया और अपना घुमा रहे अपने हाथ की चारों तरफ, तो आपका हाथ क्या रोटेशन एक्सिस है, जो स्टोन है मास m, तो जो थ्रेड की लेंथ है वो है पाथ की रेडियस। तो ये सिंगल पार्टिकल सिस्टम है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ना, mr²। कितना हो जाएगा बच्चों? mr²। इनकेस अगर n मास पार्टिकल सिस्टम है तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एक मैक्रो मास बॉडी है, टोटल मास है m, ये रोटेशन एक्सिस है बच्चों और इसके रेस्पेक्ट में बॉडी रेगुलर रिवॉल्व कर रही है। तो जो कैपिटल M मास है, जिसमें मैंने टाइनी पार्टिकल्स बहुत सारे एज्यूम कर लिए, m1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, m3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, mn परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn। तो जो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कितना दे सकते हैं यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड, देन थर्ड अप टू n। I1 कितना आ गया? m1 r1² प्लस m2 प्लस m3 mn rn²। और I को हम क्या दे सकते हैं? समेशन ऑफ mi ri²।
आई वेराइज फ्रॉम 1 to n, इस तरह आप जनरलाइज भी कर सकते हैं इसको। बोलिए, कोई एक्सक्यूज, कोई समस्या, कोई टेंशन नहीं उठा? तो ये हमारे पास n मास पार्टिकल सिस्टम के लिए कंडीशन है, ठीक है। इस सिचुएशन में उठा इनके लिए कुछ थ्योरम्स काम करती है। थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ जी, तो आप लोगों ने एक रैंडम शेप ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मास कितना है m, ध्यान से सुन लो। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके सेंटर ऑफ मास से पास आउट मैंने एक्सिस लिया, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास आउट मैंने एक्सिस लिया था, ठीक है। और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर ये बॉडी रिवॉल्व करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिया मैंने, आई नॉट। बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास आउट जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने, तो बच्चों जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके रेस्पेक्ट में जो पास आउट एक्सिस है, और अगर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी रिवॉल्व करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिया, आई नॉट। डन। अब ये जो एक्सिस है इसी के पैरेलल आप लोगों ने कोई भी अनदर एक्सिस ले लिया था, ठीक है। इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी अनदर एक्सिस लिया, इनिशियल एक्सिस को सपोज अपन ने नेम दे दिया PQ और सेकंड एक्सिस को दे दिया P1 Q1, तो इसके रेस्पेक्ट में जो बॉडी है, बॉडी का रिवॉल्व करे P1 Q1 के रेस्पेक्ट में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ले लिया हम लोगों ने, I। पैरेलल एक्सिस में गैप लिया हम लोगों ने स्मॉल d, पैरेलल एक्सिस में। तो वजह यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस md स्क्वायर। फॉर्मूले में आई नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, आई नॉट। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस विच इज पैरेलल टू इनिशियल वन, और इनिशियल एक्सिस विच इज पास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। कैपिटल M मास ऑफ दैट बॉडी, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, ओके। हाँ जी बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस पर बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा, मैंने एक रैंडम शेप ऑब्जेक्ट लिया था, बॉडी के प्लेन में, तो बॉडी के फिजिकल प्लेन में ये मैंने दो एक्सिस कंसिडर किया था। बॉडी आपके सामने है, बॉडी का मास मैंने ले लिया कैपिटल M, ये जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा था, तो ऑब्जेक्ट के प्लेन में दो एक्सिस है यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, खुद इसके प्लेन में अवेलेबल है, ठीक है। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब थर्ड एक्सिस जो आप ले रहे हैं वो दोनों के ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों से परपेंडिकुलर, दोनों के 90 डिग्री पर है थर्ड एक्सिस। तो थर्ड एक्सिस जो आपने कंसिडर किया था वो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जो बॉडी है उसके सेंटर से पास आउट है, मतलब कॉमन इंटरसेक्शन से पास आउट है, और सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर कर लेना था। यहाँ पर मैंने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए वो दोनों बॉडी के प्लेन में है, जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तीनों जो एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट। अगर ऐसी कंडीशन है तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी रिवॉल्व करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में आई वाई, और जेड के रेस्पेक्ट में आई जेड। तो बेटे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर? एनी एक्सक्यूज, प्रॉब्लम, दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये कंडीशन हमारे पास पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थी। क्लियर? टेंशन नहीं? हाँ जी, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है।
बच्चों इनके लिए कुछ कंडीशंस हम लोग लें। रिंग का मीनिंग क्या है? रिंग का मीनिंग है मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो कहाँ रहेगा? ओनली बाउंड्री पर रहेगा, ठीक है। रिंग का मीनिंग यही होता है कि ओनली सर्कमफेरेंस पर रहेगा मास का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मिड पार्ट एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन रोटेशनल एक्सिस की पोजीशन चेंज होगी, तो पोजीशन चेंज होने के साथ साथ रिजल्ट्स चेंज होते जाएंगे। थोड़ा रिंग के लिए हम लोग फर्स्ट केस जो ले रहे हैं, फर्स्ट केस वो ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। बच्चों ये लैंग्वेज को रखने वाली बात नहीं है, ये है एक्सिस का एड्रेस। ये कोई टॉपिक की लैंग्वेज नहीं है, ये एक्सिस का एड्रेस है। और ध्यान रखना ये टॉपिक पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू से एंड तक, ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के एड्रेस पर ही टिका हुआ है। आपने अगर एक्सिस को प्रॉपर एड्रेस किया है तब तो आप बात बना लेंगे ना। ये टॉपिक वही होगा, स्ट्रक्चर वही होगा, बॉडी वही होगी, लेकिन एक्सिस चेंज हो जाएगा तो रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सिस लिया है वो किस तरफ है मैडम? रिंग के सेंटर से पास आउट और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो रिंग आपके सामने है, सेंटर से पास आउट और सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इस वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ हम लोग उसे इस तरह से शो कर देते हैं, ये एक्सिस हो गया। हम इसे चाहें तो कुछ इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये रिंग ले ली हम लोगों ने और ये इसका एक्सिस ले लिया था, पासिंग फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू सरफेस। रिंग का मास कितना लिया था? m। रिंग की फिजिकल रेडियस मैंने क्या लिया था? r, ठीक है। और इस एक्सिस को नेम दे दिया pq। बात सेम है, डायग्राम का फर्क है बस, बाकी एक्सिस सेम है, पासिंग फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr², मास ऑफ रिंग एंड इट्स रेडियस। इसी में सेकंड केस ले बेटा, एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू, अब एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? जो भी एक्सिस है उसको एड्रेस अपन कर रहे हैं। टेंजेंट टू रिंग, टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ रिंग। इस बार एक्सिस कहाँ से पास हो रहा था? रिंग को टच करते हुए निकल रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर। डन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दिमाग लगा था, रिंग के सेंटर से पास आउट, सरफेस के परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ले लिया? I0, ठीक है। और इस बार टारगेट एक्सिस कैसा है? टारगेट एक्सिस है, रिंग को टच करते हुए निकल रहा है, टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ठीक है। रिंग को टच करते हुए निकल रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो क्या किया जाए बच्चों? इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया I, दोनों पैरेलल एक्सिस में गैप कितना हो गया? रेडियस ऑफ रिंग के इक्वल हो गया, और रिंग का ऑन मास कितना है? m। तो क्या किया जाएगा? I0 की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, देखो ये रही, और I की वैल्यू चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर ले। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? I इज इक्वल टू I0 प्लस md²। अब जो कंफ्यूज मत हो ना सिंबल से, I0 यहाँ पर क्या है? I0 का वही रिजल्ट है जो कि केस फर्स्ट का I है, समझ सकते हो ना? ठीक है। I0 कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? पासिंग फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू सरफेस, और उसके लिए आप लोग रिजल्ट निकाल चुके, तो I0 के लिए आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो केस फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो केस सेकंड में I0 का काम कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कह दूँ कि टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एड्रेस अगर आप प्रॉपर नहीं कर पाए तो उलझ सकते हैं आप, तो ज़रा ध्यान रखना। तो I0 कितना हो जाएगा? mr² प्लस m, d क्या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस दैट इज r, कितना हो गया?
2mr²। इसी सीक्वेंस में केस थर्ड ले मतलब, तो केस थर्ड में ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं इस बार रिंग का डायमीटर लेना चाहता हूँ, डायमीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। तो रिंग का मैंने एक डायमीटर ले लिया एक्स एक्सिस, तो रिंग का डायमीटर में वाई भी तो ले सकता हूँ ना, और जेड एक्सिस कैसा बिहेव करेगा, पासिंग फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू सरफेस, बताइए जेड एक्सिस कैसा बिहेव करेगा, पासिंग फ्रॉम परपेंडिकुलर टू सरफेस, और उसका रिजल्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी केस 1 की फॉर्म में है। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। एक्स एक्सिस डायमीटर है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स ले लिया, वाई के रेस्पेक्ट में आई वाई, और जेड के रेस्पेक्ट में आई जेड, और आई जेड की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, एक बात। दूसरा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के दोनों कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में एम वाई और वाई के रेस्पेक्ट में एम वाई सेम रहेगा, क्योंकि रिंग है, रिंग के लिए डायमीटर कोई सा भी हो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही होगा, सिमेट्रिक ही होगा, मानते हो। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई जेड इज इक्वल टू, आई जेड का रिजल्ट कितना होगा बच्चों, mr², और आई एक्स और आई वाई सेम है तो आई प्लस आई 2i कर दो बेटा, देन कितना mr²/2। बातें समझ में आ रही है। आप खुद सोचिए, स्ट्रक्चर सेम है, रिंग ही है, मास वही है, रेडियस वही है, सब वही है, लेकिन बेटा जैसे जैसे एक्सिस की पोजीशन, एक्सिस का एड्रेस चेंज हो रहा है, वैसे वैसे रिजल्ट्स भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। केस 4, इस बार हम लोग जो ले रहे हैं एक्सिस वो ले रहे हैं टेंजेंट एंड इन प्लेन ऑफ रिंग। एक्सिस कैसा है, टेंजेंट एंड इन प्लेन ऑफ रिंग। देखिए रिंग का ले लिया डायमीटर, और ये ले लिया रिक्वायर्ड एक्सिस। ये जो रिक्वायर्ड एक्सिस आपने लिया है ये कैसा है, रिंग को टच करते निकल रहा, रिंग के प्लेन में। केस सेकंड में क्या था, उसमें भी टेंजेंट था, लेकिन वो कैसा था, अगर ये रिंग है तो केस सेकंड में एक्सिस रिंग को टच करते हुए निकल रहा और सरफेस के परपेंडिकुलर है, और केस 4 में क्या है, एक्सिस किस तरफ है, रिंग को टच करते हुए निकल रहा है, लेकिन रिंग के प्लेन में अवेलेबल है। डिफरेंस क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। तो बच्चों एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया आई नॉट, और पी क्यू के रेस्पेक्ट में क्या ले लिया आई, दोनों पैरेलल एक्सिस में गैप क्या ले लिया आर, और रिंग का मास एम। अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लें, आई नॉट की वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, आई नॉट के लिए कौन सा अमाउंट होगा, mr²/2, क्योंकि एक्स एक्सिस डायमीटर है ना, तो mr²/2 आई नॉट का काम करेगा। यस और नो, ये बातें समझ में आ रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट कितना है, mr²/2 प्लस m, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस कितना है r, कितना हो गया 3/2 mr²। जो रिंग के 4 केसेस हैं, अब मैं इन्हीं में अगर डिस्क को स्विच कर दूँ, डिस्क, तो चलिए डिस्क के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सुनिए बच्चों। रिंग के जो केसेस हैं उन लोगों को दिक्कत तो नहीं, आप लोगों को परेशानी नहीं। बच्चों मैं डिस्क के लिए कंडीशंस क्लियर कर दूं, मैंने डिस्क के लिए बेटा पहले तैयार कर लिया है रिजल्ट्स को, एक बार फटाफट ध्यान देना। डिस्क का मतलब होता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पर होगा, रिंग में ओनली सर्कमफेरेंस में था, डिस्क में पूरे सरफेस पर होगा। मास m, रेडियस r, सेंटर o। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन मैंने वही ली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जो सेंटर से पास है और सरफेस के परपेंडिकुलर, तो रिजल्ट है mr²/2। रिंग का जस्ट हाफ हो चुका है, ध्यान रखिएगा, एड्रेस सेम है एक्सिस का, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज, रिंग की जगह डिस्क आ चुका है, तो रिजल्ट भी चेंज हो चुका है, ध्यान रखना। इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब हम लोग बात करें विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस टेंजेंट टू डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ डिस्क। डिस्क को टच करते हुए निकल रहा है एक्सिस और सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करें, तो आई नॉट का रिजल्ट आपके पास है mr²/2
और d कितना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस r, तो ये कितना हो गया टोटल 3/2 mr², याद रखना। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अगर मैं बात करूँ बच्चों आपसे